सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रुक्मिणी साइंस वॉल्यूम 3 1850 प्लस क्वेश्चन के सेट 1 की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों से कल के सेशन में बात करा था कि आज से हम लोग रुक्मिणी साइंस वॉल्यूम 3 का श्रृंखलेश करेंगे। बिल्कुल मेरे मित्र, आज के इस सेशन में हम लोग सेट 1 को डिस्कस कर रहे होंगे और ध्यान में रखिएगा इनके जो भी क्वेश्चन है उनके चारों ऑप्शन को डिस्कस करते चलेंगे। और साथ ही साथ जो इस सेशन का पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है और लल्लू लाल जैसा सवाल पूछा जा रहा है कि पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहे। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा है आपका रासायनिक ऊर्जा। क्या कहोगे कि गुरुजी इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। आपके आसपास में जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब के सब छोटे छोटे कण से मिलकर बने हुए हैं और इन कणों के बीच में गैप है, जिस वजह से जितने भी पदार्थ आप सभी देख पा रहे हैं उसके कण अपने सतह में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। और आप हमें बता दीजिए कि अगर कोई कण तैर रहा है मतलब मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? आप कहेंगे गुरुजी गतिज ऊर्जा होगी। जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान है, आप सभी कहेंगे गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गतिमान है। अब आप सभी को नया चीज ये ध्यान में रखना होगा कि अगर किसी भी पदार्थ को हम हीट करें यानी कि उसको गर्मी दें तो क्या होगा सर, उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी। तो अगर आपसे कभी ये सवाल पूछ लिया जाए कि पदार्थ का ताप बढ़ाने पर जो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, आप सभी कहेंगे बढ़ जाएगी। मेरे मित्र याद रखेंगे आप सभी कि पदार्थ का ताप बढ़ाने पर पदार्थ का ताप पदार्थ का ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की पदार्थ के कणों की पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बोले तो कैनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या होती है? आप सभी याद रखेंगे, बढ़ जाती है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि चूंकि जब हम लोग पदार्थ की बात करते हैं तो संभव है कि पदार्थ के कण में आपको स्थितिज ऊर्जा भी देखने को मिले और गतिज ऊर्जा भी देखने को मिले। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि किसी भी पदार्थ के अणुओं की कुल स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा सहित जो योग होती है, या आप कह सकते हो किसी भी पदार्थ के अणुओं की जो कुल ऊर्जा होती है वो उसकी क्या कहलाती है? आप सभी ध्यान में रखना, उष्मीय ऊर्जा कहलाती है। यानी कि आप उसको उष्मा के रूप में भी देख सकते हो। और जब भी आप किसी भी पदार्थ को अणु और परमाणु के रूप में क्या करते हो, वर्णन करते हो, विश्लेषित करते हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थों का गतिज सिद्धांत क्या कहते हैं? कैनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं। तो अगर आपसे कहीं पे भी ये सवाल पूछ लिया जाए कि पदार्थों का गतिज सिद्धांत क्या है, पदार्थों का गतिज सिद्धांत क्या है, यानी कि कैनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होता है, पदार्थों के गतिज सिद्धांत को क्या कहेंगे? चला हम लोग कैनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहेंगे। कैनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर आप सभी क्या याद रखेंगे? आप सभी याद रखेंगे पदार्थ को अणु एवं परमाणु में विश्लेषित करना। अणु एवं परमाणु में विश्लेषित करना या वर्णन करना क्या कहलाता है? पदार्थों का गतिज सिद्धांत कहलाता है। और पदार्थ के कितने अवस्था देखने को मिलते हैं? आप कहेंगे 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और पीईसी। जिसमें से सॉलिड, लिक्विड और गैस पदार्थ की लोकप्रिय अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और पदार्थ की पांचवी अवस्था आप कहेंगे बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट होता है। नेक्स्ट है कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो यांत्रिक ऊर्जा भी दिया हुआ है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी ये ध्यान में रखना। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग एमई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होगा सर? पीई बोले तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस केई बोले तो कैनेटिक एनर्जी। अब आप सबों को मालूम है कि P इक्वल टू mgh होता है और K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। तो mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर आप कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी को बताएगा। ध्यान रखना नाभिकीय ऊर्जा है, तो नाभिकीय मतलब क्या हुआ कि सर जो हमें परमाणु से ऊर्जा मिलेगी उसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के रूप में देखते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा जो है ये आपको दो तरीके से मिल सकती है। एक तो आपका नाभिक का संलयन होने से, और दूसरा आपका मिल सकती है क्या? नाभिकीय विखंडन होने से। तो अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि ये बताओ
कि नाभिकीय ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे 2 प्रकार के, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। मेरे मित्र, आपके एनटीपीसी एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि इंडिया का पहला परमाणु केंद्र कौन सा है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो तारापुर महाराष्ट्र में है वो क्या है? इंडिया का फर्स्ट पावर प्लांट है, जो कि तारापुर में, महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला सवाल देख लेना। अच्छा, यहाँ पे केमिकल एनर्जी, तो सर किसी रसायन में पाए जाने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं? पहला है तर्काकार अशाखित और एक केंद्रीय, तर्कुकार अशाखित और बहुकेंद्रिकीय, बेलनाकार अशाखित और बहुकेंद्रिकीय, बेलनाकार शाखित और बहुकेंद्रिकीय। समझो चिल्ला कि हमारे बॉडी में जो पेशियां है, हमारे बॉडी में जो पेशियां हैं यानी कि मसल्स है, जो आपके शरीर में मांस है, वो किससे बने हुए हैं? सर पेशीय फाइबर से बने हुए, यानी कि पेशीय रेशा से बना है। आपके शरीर में जो सर ये स्किन के अंदर मांस है, वो मांस किससे बना हुआ है? मस्कुलर फाइबर से बना हुआ है। और मेरे मित्र, हम लोग के जो बॉडी में मसल्स होते हैं वो 3 प्रकार के मसल्स होते हैं। पहला होता है एस्ट्रिएटेड मसल्स, दूसरा होता है स्मूथ मसल, और तीसरा होता है आपका कार्डियक मसल्स। ध्यान में आप ये रखेंगे कि ये जो पेशी है या जो मसल्स है हमारे बॉडी में, ये मसल्स हमारे बॉडी में मूवमेंट लाने का काम करते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में जो गति हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर ये मसल्स है। और इसमें एक खास प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो क्या होता है? सर संकुचनशील होता है। मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। और इसी संकुचन और एक्सपेंशन की वजह से हमारी बॉडी क्या करती है? सर मूव कर पाती है। तो पहला चीज तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग मसल्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मसल्स की बात करेंगे या मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे, तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये पेशीय रेशा से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेशीय रेशा से बनी होती है। मसल्स फाइबर से बनी होती है, पेशीय रेशा से बनी होती है। और साथ में ये जो पेशी है ये हमारे शरीर में क्या करती है? मूवमेंट का काम करती है, यानी कि शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होती है। शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है। शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। अब ध्यान रखना कि जो आपका पेशी है, मसल्स हैं, ये कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन सा? तो पहला होगा आपका रेखित पेशी, दूसरा होगा आपका चिकनी पेशी, और तीसरा होगा आपका हृदय पेशी। अब याद रखेंगे आप सभी कि रेखित पेशी जो होती है ये आपका क्या होता है? सर वॉलेंट्री मसल के अंतर्गत आता है। मतलब क्या कि आप रेखित पेशी में इच्छा अनुसार परिवर्तन ला सकते हो। रेखित पेशी में क्या कर सकते हो? इच्छा अनुसार परिवर्तन ला सकते हो। जैसे कि आपके पैर की मसल्स है, इसको आप अपनी इच्छा अनुसार चाहोगे तो जहां वहां ले जाओगे, नहीं मन होगा तो नहीं जाओगे। तो मेरे मित्र, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो रेखित पेशी है ये अधिकतर आपके स्केलेटल से जुड़ा हुआ रहता है, या आप कह सकते हो बोन से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए इस रेखित पेशी को हम लोग कंकाली पेशी के नाम से भी जानते हैं। इस रेखित पेशी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कंकाली पेशी के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ इस पेशी में हम लोग इच्छा अनुसार परिवर्तन ला सकते हैं, इसलिए मेरे मित्र हम लोग इसको इच्छित पेशी भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसी रेखित पेशी को हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि ये जो आपका चिकनी पेशी है, स्मूथ मसल्स, ये ऐसे होते हैं जिसमें आप इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जैसे कि आपकी आंख की जो पलक है ये आपके कहने से नहीं झपकेगा। आपके भोजन जो फूड पाइप में, मतलब इसोफिगस जिसको ग्रास नली बोलते हैं, उसमें भोजन अंदर जाता है, वो आपके कहने पे अंदर नहीं जाएगा। जैसे ही भोजन उसको मिलेगा वो अपने आप चला जाएगा। तो आप सभी ध्यान में रखना कि वैसी पेशी जिसमें हम इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? अनैच्छिक पेशी कहलाएगा। इसको हम लोग इच्छित या ऐच्छिक पेशी, और चिकनी पेशी को हम लोग अनैच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। ये चीज ध्यान में रखेंगे। और मेरे मित्र याद रखना आप सभी, हृदय पेशी, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हृदय में जो मूवमेंट होता है उस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन ये क्या है? सर स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स है, एक विशेष प्रकार की पेशी है जो कहां मिलती है? हमारे हृदय में मिलती है। और सर इस पे भी हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो हृदय पेशी क्या है? आप कहेंगे सर इनवॉलेंट्री मसल्स है। क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स है। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखनी है, जिसपे आपका आंसर आएगा, वो ये कि मेरे मित्र आपको ये ध्यान में रखना होगा
कि जो रेखित पेशी होगी ये कैसा होगा? तो सर लंबी बेलनाकार होती है, लंबी बेलनाकार, और सर अशाखित होती है, यानी कि इसमें कोई ब्रांच नहीं होता है, अनब्रांच्ड होता है ये। तो रेखित पेशी बेलनाकार अशाखित और क्या होते हैं? बहुनाभिकीय होते हैं। अगर आप रेखित पेशी को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको बहुत सारा केंद्रक देखने को मिलेगा। तो जो वॉलेंट्री मसल्स है उसकी संरचना आपको बेलनाकार दिखाई पड़ेगी, और ये क्या होंगे? अशाखित होंगे, साथ में बहुनाभिकीय होते हैं। जबकि मेरे मित्र अगर आप बात करोगे अरेखित पेशी या चिकनी पेशी की, किसकी बात करोगे? चिकनी पेशी की, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो चिकनी पेशी है ये तर्कुरूपी होते हैं, यानी कि स्पिंडल शेप वाले होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं? तो सर इसमें एक ही नाभिक होता है, यानी कि एक ही केंद्रक होता है, इसलिए हम लोग इसको एक नाभिकीय कहते हैं। जबकि मेरे मित्र बात करते हैं हम लोग किसकी? हृदय पेशी की, यानी कि कार्डियक मसल्स की। तो आप सभी ध्यान रखना कि जो कार्डियक मसल्स होती है वो क्या होती है? तो सर ये शाखित होती है। क्या होती है? शाखित होती है, और साथ ही साथ एक केंद्रिकीय होती है। यहां पे भी क्या होते हैं? एक ही केंद्रक होता है। तो आपका जो कार्डियक मसल्स है वो शाखा होता है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं ये स्पिंडल शेप वाले होते हैं, और जो रेखित पेशी है वो क्या होते हैं? सर सिलिंड्रिकल शेप वाले होते हैं। आपसे सवाल है कि कौन सी रेखित पेशियों की विशेषता है? आप कहेंगे पहला है तर्कुआकार अशाखित और एक केंद्रिकीय नहीं होगा, क्योंकि रेखित पेशी क्या होती है? बहुकेंद्रकीय होती है। दूसरा है तर्कुआकार अशाखित और बहुकेंद्रकीय, तर्कुकार तो होगा ही नहीं, बेलनाकार अशाखित और बहुकेंद्रकीय। आप कहेंगे सर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सर बेलनाकार अशाखित, इसमें कोई शाखा नहीं होती है, और साथ ही क्या होते हैं? बहुत सारे केंद्रक होते हैं। अब बेलनाकार शाखित और बहुकेंद्रकीय नहीं, बेलनाकार शाखित और एक केंद्रकीय कहता तो हम लोग किसकी बात करते? हृदय पेशी यानी कि कार्डियक मसल्स की बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डैश प्रतीत होती है? वक्रता केंद्र से अपसरित, मुख्य फोकस से अपसरित, वक्रता केंद्र पर अभिसरित, मुख्य फोकस पर अभिसरित। पहला चीज तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि जब भी हम दर्पण की चर्चा करेंगे, खास करके किसकी चर्चा कर रहे हैं? चला गोलीय दर्पण की, स्फेरिकल मिरर की चर्चा कर रहे हैं, गोलीय दर्पण की चर्चा कर रहे हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक आप कहेंगे सर उत्तल दर्पण होता है, और एक क्या होता है आपका? अवतल दर्पण होता है। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण के थ्रू प्रकाश की किरणों का फैलाव होता है, इसीलिए हम लोग इसको अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। क्या होता है सर? इससे प्रकाश का फैलाव होता है, इसलिए हम लोग इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। और जो अवतल दर्पण है मेरे मित्र, इसमें अगर प्रकाश की समांतर किरण पुंज मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो एक बिंदु पर केंद्रित होती है, इसलिए हम लोग इसको अभिसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं। अब आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है उसमें कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है, ये चला आपका मान लो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का ये क्या होगा? ध्रुव, ये क्या होगा? फोकस, और ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। आप सबों को मालूम है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस होगी वो क्या होती है? आप कहेंगे दर्पण के पीछे। अब मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कोई प्रकाश की किरण है जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। आप क्या कहेंगे कि ये जो परावर्तित होगी तो सर ये इधर आ जाएगी, और ये परावर्तित होगी तो ये इधर आ जाएगी, और हमें लगेगा कि ये दोनों परावर्तित किरणें क्या हो रही है? दर्पण के मुख्य फोकस एफ से आ रही है। तो सवाल आपसे वही पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश क्या होगी? आप कहेंगे सर मुख्य फोकस से अपसरित होगी। मुख्य फोकस से ये क्या हो रहा है? सर ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे फैल रहा है। कहां से? मुख्य फोकस से। तो आप सभी कहेंगे सर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस से अपसरित होगी। अब अगर यहीं पे हमारा क्या होता? अवतल दर्पण रहता तो ये हमारा अवतल दर्पण का क्या होता? मुख्य फोकस, सॉरी ध्रुव होता। ये क्या होता? मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये क्या होगा? परावर्तन के बाद सर मुख्य फोकस पर मिलेगा। मतलब अवतल दर्पण के केस में, अवतल दर्पण के केस में अगर
प्रकाश की समांतर किरण पुंज मुख्य अक्ष के समांतर है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये मुख्य फोकस पर अभिसरित होगा, अभिसरित होगा। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि मुख्य फोकस पर अभिसरित होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अवतल दर्पण के केस में। क्यों? क्योंकि अभिसारी दर्पण के रूप में, अभिसारी दर्पण के रूप में अवतल दर्पण जाना जाता है। जाहिर सी बात है कि अभिसरण की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी? अवतल दर्पण के द्वारा होगी। अगला सवाल देख लो चिल्ला। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? आप सभी ये ध्यान में रखना कि हमारे बॉडी में क्या है, तो सर सोचने समझने की पावर है। और इंसान और जानवर में अंतर बस इतना है कि इंसान के पास सोचन शक्ति नहीं होती है, हम लोगों के पास सोचन शक्ति होती है। मेरे मित्र, हम लोगों के बॉडी में जो सोचने समझने की एक शक्ति है वो किससे विकसित होती है? सब तंत्रिका तंत्र से विकसित होती है। और ब्रेन, स्पाइनल कोड, संवेदी अंग, ये सभी क्या करते हैं सर? हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अन्य प्रक्रियाएं होती है उन सभी में सामंजस्य बैठाने का कार्य करती है। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आपके बॉडी में जितने भी प्रक्रियाएं होती है उन सभी का नियंत्रण आपके ब्रेन के पास होता है, मस्तिष्क के पास होता है। और साथ ही जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके निर्माण में जो ब्रेन है उसके साथ स्पाइनल कोड की भी आवश्यकता होती है। और ब्रेन और स्पाइनल कोड आपस में मिलकर के क्या करते हैं सर? तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, जो आपके बॉडी के विभिन्न प्रक्रियाओं में सामंजस्य बैठाता है, आपके सोचने समझने की शक्ति को विकसित करता है, आपको पाप, घृणा, लोभ, मोह, माया इन सभी से क्या करता है? रूबरू करवाता है। आप कहेंगे गुरुजी फिर ये जो तंत्रिका तंत्र है, ये जो तंत्रिका तंत्र है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना ये तंत्रिका तंत्र आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और मेरे मित्र ध्यान रखना दूसरा होता है आपका पीएनएस, जिसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, यानी कि इसको हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। और दूसरा होता है एएनएस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब मेरे मित्र ये याद रखना आप सभी कि ये जो सीएनएस है इसके निर्माण में किसकी जरूरत होती है? ब्रेन और स्पाइनल कोड की जरूरत होती है। ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड आपस में मिलकर के क्या करते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब मेरे मित्र जो ब्रेन से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं होती है और स्पाइनल कोड मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है, तो ये कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका मिलकर के क्या करती है सर? इस पीएनएस का निर्माण करती है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। मतलब ये जो आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र है इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर इसका निर्माण कपाल तंत्रिका कहां से निकलेगी? आपके मस्तिष्क से निकलेगी। और मेरुरज्जु तंत्रिका कहां से निकलेगी सर? स्पाइनल कोड से निकलेगी। तो कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका दोनों आपस में समायोजित होकर क्या करती है सर? परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? आप कहेंगे सर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। कपाल तंत्रिका कितनी होती है? तो आप सभी ध्यान रखना कि कपाल तंत्रिका आपका 12 जोड़ी होता है। कपाल तंत्रिका कितना होता है? 12 जोड़ी होता है। और अगर हम बात करेंगे मेरुरज्जु, अगर हम लोग बात करेंगे मेरुरज्जु तंत्रिका की, तो मेरुरज्जु तंत्रिका कितनी होगी? आप सभी ध्यान में रखेंगे 31 जोड़ी। कितनी? 31 जोड़ी। अब ध्यान दीजिएगा कि कुछ कपाल तंत्रिकाएं और कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाएं ये मिलकर के क्या करती है सर? जो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है या आप कह सकते हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसका निर्माण करती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि परानुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका और अनुकंपी तंत्रिका ये क्या है? तो आप सभी याद रखेंगे सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी कि जो आपका ऑटोनॉमिक एएनएस नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राणुकंपी तंत्रिका और अनुकंपी तंत्रिका के रूप में। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आप सभी समझ रहे होंगे क्या होता है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इंडोक्राइन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिससे हार्मोन का सेक्रेशन होता है। क्या होता है? हार्मोन का सेक्रेशन होता है। और ये हार्मोन हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के उद्दीपन के लिए क्या होते हैं सर? जिम्मेदार होते हैं।
मेरे मित्र अगर हम ग्रंथि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ग्रंथि की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ग्रंथि वे हमारे बॉडी के वे अंग हैं या वो हिस्सा है जहां से हार्मोन और एंजाइम का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। और आप सबों को मालूम है कि आपके बॉडी में 3 प्रकार की ग्रंथि मिलती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और फिर आपका क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा, क्या कहोगे गुरुजी, इसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, गतिज ऊर्जा। आप सभी याद रखना, स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला mgh, गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv² होगा। और वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो ऊर्जा मिलेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहलाएगी। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है। आप सभी क्या कहेंगे गुरुजी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इस एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी ध्यान में रखना, ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, जैव ऊर्जा भी कहते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग जैव ऊर्जा यानी कि बायो एनर्जी के रूप में भी देखते हैं। और इसका उत्पादन कहां होगा, आप सभी याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका में। अब हरित लवक आप सभी याद रखेंगे केवल प्लांट में मिलेगा। इसमें क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के तरह ही डीएनए भी होता है। साथ ही मेरे मित्र लाइसोसोम लयन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और अंतःप्रजवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिकली ये पाइप नुमा संरचना होती है और 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका RER जिसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER में यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी राइबोसोम जो मतलब इसका सरफेस रुखरा होता है वो किसकी वजह से, तो सर राइबोसोम की उपस्थिति की वजह से। और प्रोटीन के संश्लेषण में इसका योगदान होता है। प्रोटीन का संश्लेषण अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का योगदान होता है। और प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोला जाता है, तो आप सभी याद रखना कि प्रोटीन फैक्ट्री जो है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री आप सभी याद रखेंगे राइबोसोम को बोला जाता है। अच्छा, मानव शरीर में यकृत कोशिका में जो SER होता है ये निराविषीकरण का काम करता है। यकृत में निराविषीकरण मतलब जो पॉइजन है उसको काटने का काम कौन करता है सर, ये SER सेल यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही लल्लू लाल सा सवाल कि तारों का टिमटिमाना डैश की परिघटना से संबंधित है। वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते मेरे मित्र क्या होते हैं, तो तारा टिमटिमाता है या तारा का टिमटिमाना, तारा का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन। साथ में मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त का आभासी समय किसके वजह से होता है, आप सभी कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। तो जाहिर सी बात है कि सीधा सीधा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन, हम सभी किसी भी वस्तु को देख पाते हैं किसके वजह से, प्रकाश के परावर्तन की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। प्रकाश के व्यतिकरण के चलते क्या होता है गुरुजी, तो आप सभी याद रखना कि किरासन तेल पर सूर्य का रोशनी पड़ने पर रंगीन दिखाई पड़ना। कहीं किरासन तेल आपका फर्श पे क्या हुआ है सर, फैल गया है, तो आप उस पे अगर सूर्य का रोशनी पड़ रहा है डायरेक्टली तो आप क्या देखेंगे कि वो सर रंगीन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, साथ ही मेरे मित्र साबुन के बुलबुला का रंगीन दिखाई पड़ना या चमकीला दिखाई पड़ना किस घटना के वजह से होता है, प्रकाश के व्यतिकरण की वजह से होता है। प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना सर डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चालक तार से आप
विद्युत प्रवाहित करो और वो चालक तार चुंबक के जैसा बिहेव करे, या विद्युत धारा देने पर चुंबक का गुण आ जाना, सर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। और आप सबों को मालूम है कि जो आपका माइक्रोफोन है सर, इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कि जो जनित्र है, साथ ही साथ जो विद्युत मोटर है, इन सभी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है। लेकिन जो चुंबकीय दिक् सूचक है, मैग्नेटिक कंपास है, इसमें सर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। ये कंपास जो चुंबकीय दिक् सूचक होते हैं, ये क्या होते हैं, तो सर दिशा का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, ये दिशा का निर्धारण करते हैं। और जस्ट लाइक ये घड़ी के डायल जैसा होता है, बस इसमें खासियत क्या होती है, तो सर एक पाइवोट के जरिए आपको एक मैग्नेटिक निडल देखने को मिलती है, जो नॉर्थ और साउथ पोल को हमेशा क्या करती है सर, इंडिकेट करते रहती है। और जैसे ही इसका मतलब जो डायरेक्शन होता है वो बदलता है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। मेरे मित्र याद रखेंगे आप सभी कि ये चुंबकीय दिक् सूचक का उपयोग जो है, जब हम समुद्र वगैरह में चल रहे होते हैं तो वहां पे दिशा निर्धारण के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, और इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का कोई उपयोग नहीं होता है। मेरे मित्र अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने करा, तो आप सभी ये ध्यान रखना कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा, ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने करा। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे वैद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करते हैं। ये सब के सब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने करा, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जूल ने करा। जूल ने क्या बताया, तो जूल ने बताया कि अगर किसी चालक तार से आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है टी समय के लिए, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है टी समय के लिए, और इसकी प्रतिरोध आर है, तो जो यहाँ पे एच होगा वो आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगा। और वैसा कोई भी अप्लायंस है जिसमें विद्युत धारा देने पर उससे उष्मा रिलीज हो रहा हो, और उस उष्मा का उपयोग हम लोग अपने किसी न किसी कार्य के लिए कर रहे हो, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यही तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। और याद रखना कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज आप कहेंगे जूल ने करा। चुंबकीय प्रभाव की खोज आपने अभी जस्ट देखा कि सर ऑरेस्टेड ने करा। किसने, ऑरेस्टेड ने करा। और अगर पूछा जाए कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज, हाँ विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव भी होता है, और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का खोज कौन करा, आप सभी याद रखेंगे विलियम निकोलसन। किसने करा, आप सभी कहेंगे विलियम निकोलसन ने करा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा ही लल्लू सा सवाल कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल की मात्रा पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल डैश है। क्या कहोगे कि गुरुजी F इक्वल टू ma हो जाता है। इसीलिए मास हमारा कितना है 10 kg, और एक्सीलरेशन 2.5, पॉइंट हटा देंगे नीचे 10, और आप सभी क्या कहेंगे कि ये हमारा F इक्वल टू 25 न्यूटन हो जाएगा। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। प्रक्रियात्मक समूह किसको बोल रहे हैं सर, फंक्शनल ग्रुप को बोला जाता है। और आप सबों को मालूम होना चाहिए मेरे मित्र कि अगर किसी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप की चर्चा करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप वह पार्ट होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसपे उसके सभी रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। और आप सबों को मालूम होगा कि गुरुजी अल्कोहल के लिए अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो OH होता है। एल्डिहाइड के लिए अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो CHO होता है। अब मेरे मित्र आप सभी ये याद रखना कि अल्कोहल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे वे सब के सब क्या होंगे, आप कहेंगे समजातीय श्रेणी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम होमोलोगस सीरीज समजातीय श्रेणी की बात करते हैं तो हम सभी कहते हैं कि किसी एक ही ग्रुप के जितने भी सदस्य होंगे वे सब के सब समजात होंगे और पूरा ग्रुप समजातीय श्रेणी कहलाएगा। और मेरे मित्र आप सभी ये याद रखना कि अगर हम अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड की बात करेंगे तो आप कहेंगे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये सब के सब क्या है सर, अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड है। तो मेरे भाई याद रखना कि ये जो अल्कोहल है इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी कहते हो सर CnH2n+1 और OH लिखते हैं।
CnH2n+1OH लिखते हैं। और अब अल्कोहल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला होगा वो यही होगा। और प्रत्येक में से सर हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर रहा है? आप सभी कहेंगे सर जो फंक्शनल ग्रुप है वो विस्थापित करेगा। तो सवाल है कि यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का फंक्शनल ग्रुप विस्थापित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब एल्डिहाइड ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे, एल्डिहाइड ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे उसके लिए जनरल फॉर्मूला सर CnH2n+1 और CHO हो जाएगा। तो यहां पे भी जो इसके संगत एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन को किसके द्वारा विस्थापित किया जा रहा है? तो फंक्शनल ग्रुप CHO के द्वारा विस्थापित किया जा रहा है। तो सीधा सीधा आंसर हमारा आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, श्रृंखलन यहां पे बात करी जा रही है, इसको हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और कार्बन के श्रृंखलन गुण के चलते ही कार्बन के यौगिकों की संख्या ज्यादा है। सर श्रृंखलन गुण होता क्या है? तो सर अपने ही अन्य परमाणु के साथ श्रृंखला बनाने की जो प्रवृत्ति होती है इसी को हम लोग श्रृंखलन कैटिनेशन प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कार्बन आप सबों को मालूम है कि अपने ही तत्व के साथ श्रृंखला में जुड़ सकता है और इसीलिए कार्बन के यौगिकों की संख्या ज्यादा है। सर आइसोमर क्या होता है? समावयवी क्या होता है? तो आप सभी ये याद रखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी अणुसूत्र समान हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी अणुसूत्र समान हो परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न हो, क्या कहलाता है? आप सभी याद रखना सर आइसोमर यानी कि समावयवी कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? ये यहां पे हटा देंगे तो 2 बार हो गया है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करेगा मेरे मित्र, HCl जब H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जैसे ही HCl को वाटर में मिलाया जाएगा इसके अंदर जो आयन होंगे वो टूटेंगे, किसमें? H+ और Cl- में। याद रखना कि H+ आयन कभी भी अकेला नहीं होता है, ये जब भी होगा तो सर H3O+ बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा? Cl- आयन। और मेरे मित्र ये H3O+ को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। और सवाल है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? आप कहेंगे H3O+ और Cl- प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षिप्त प्रावस्था है? गैस प्रावस्था, द्रव प्रावस्था, ठोस प्रावस्था, ठोस और द्रव दोनों प्रावस्था। आप सभी को यह याद रखना होगा कि हम जेली की बात करें, एरोसोल की बात करें, सोल की बात करें, इमल्सन की बात करें, दैट्स ऑल आर द टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये सब के सब क्या है? कोलाइडल के प्रकार है। मेरे मित्र याद रखना कि जब भी हम कोलाइडल के अवयव की चर्चा करते हैं, किसकी? कोलाइडल के अवयव की चर्चा करते हैं यानी कि कोलाइडल कंपोनेंट्स की चर्चा करते हैं, तो आपको इसमें 2 चीजें देखने को मिलती है। पहला आपको डिस्पर्स्ड फेज देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सर इसको परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और फिर हमें अगला क्या देखने को मिलती है? डिस्पर्सिंग मीडियम देखने को मिलती है, जिसको हम लोग परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। परिक्षेपण क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम। अब मेरे मित्र ये याद रखना आप सभी कि कोलाइडल सॉल्यूशन में ये जो डिस्पर्स्ड फेज होता है ये क्या होता है? तो सर जो सॉल्यूट लाइक यानी कि जो आपका विलय जैसा पदार्थ होता है, वो क्या होता है? सर कोलाइडल सॉल्यूशन का डिस्पर्स्ड फेज होता है। और जब हम लोग डिस्पर्सिंग मीडियम की बात करते हैं तो जो सॉल्वेंट यानी कि विलायक जैसा मटेरियल होता है वो क्या होता है? सर डिस्पर्सिंग मीडियम का काम करता है। और किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको ये 2 चीजें जरूर देखने को मिलेगी। पहला आपका क्या? तो आप सभी कहेंगे सर डिस्पर्स्ड फेज। दूसरा आपका क्या? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। अब याद रखना कि बात यहां पे जेली की करी जा रही है, तो जेली में जो डीपी डिस्पर्स्ड फेज होगा वो क्या होगा? सर द्रव।
और जो इसका डीएम होगा, यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम को हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में डीएम लिख रहे हैं, वो क्या होगा? तो आप सभी याद रखेंगे कि सर डीपी द्रव है तो डीएम हमारा क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ठोस, यानी कि जो जेली होगा उसमें प्रक्षेपित प्रावस्था के रूप में द्रव होगा और प्रक्षेपण माध्यम के रूप में ठोस होगा। इसीलिए जो हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपित प्रावस्था है, तो सर प्रक्षेपित प्रावस्था का कार्य कौन कर रहा है? आप कहेंगे सर द्रव, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हमसे पूछ देता कि जेली के केस में निम्न में से डिस्पर्सिंग मीडियम का काम करता है, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी डिस्पर्सिंग मीडियम के रूप में ठोस काम करता है। याद रखना कि डिस्पर्सिंग फेज जो है, डिस्पर्सिंग फेज जो है, जो सॉल्यूट है, वो आपका क्या हो सकता है? तो सर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि CuO प्लस NH3 अभिक्रिया करके कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बना रहा है, सॉरी हाइड्रोजन कह रहे हैं, H2O बना रहा है, तो इसके लिए संतुलित अभिक्रिया का चयन करना है। मैंने आपको क्या ट्रिक बताया है? कोई भी इस तरह का सवाल हो तो आपको अभिक्रिया के इस साइड और अभिक्रिया के इस साइड क्या करना है? परमाणु की संख्या को काउंट कर लेना है। याद रखना कि अभिक्रिया के इस साइड जो चीजें आपको दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया के इस साइड जो आपको चीजें दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। तो चिला जी, तीर चिन्ह के राइट साइड में प्रोडक्ट होगा, तीर चिन्ह के बाएं साइड में आपको रिएक्टेंट देखने को मिलेंगे। ध्यान देंगे कि अगर अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान है तो समीकरण हमारा संतुलित माना जाएगा। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि कॉपर के 3 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1, तो आप कहेंगे टोटल 4 हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 परमाणु होंगे और हाइड्रोजन के आप कहेंगे 3 दूना 6, तो आप सभी कहेंगे सर ये हमारा 3 दूना 6 और 2 8, 8 4 12 इधर हो गया। अब कॉपर के यहाँ 3 परमाणु है, नाइट्रोजन के 2, तो 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 दूना 8 5 13 1 14, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट है कॉपर के 3 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो टोटल 4 परमाणु यहाँ पे। अब हाइड्रोजन के 6 हो जाएंगे और नाइट्रोजन के 2, तो 8 4 12। अब यहाँ पे कॉपर के 3 परमाणु, फिर नाइट्रोजन के 2 परमाणु, 3 2 5। अब ध्यान देना कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने? आप कहेंगे 6, तो 6 5 11 और 1 12। मेरे भाई ये आपका 12 परमाणु अभिकारक के टाइप और प्रतिफल के साइड 12 परमाणु दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या होंगे सर? संतुलित रासायनिक समीकरण होंगे। याद रखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? आप कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वो F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर होता है, और इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे दूरी को 2 गुना कर दिया जा रहा है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर दूरी को 2 गुना कर दिया जा रहा है तो ये हमारा 2x दूरी पर, पहले x दूरी पे था, अब 2x दूरी पे रखा जा रहा है, तो हम यहाँ पे अगर 2x कर दें तो आप क्या कहिएगा कि ये हो जाएगा हमारा f इंटू 4x स्क्वायर। अब मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि जब दूरी 2 गुना होगी तो जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो चौथाई हो जाएगा, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण भी बढ़ेगा, लेकिन दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण घटेगा। देख रहे हैं कि दूरी 2 गुना कर दिया तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान चौथाई हो गया, और अगर दूरी घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक तो आप सभी कहेंगे Z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मतलब क्या कि किसी परमाणु के नाभिक में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही उसकी सर परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग? नहीं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा। आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है ये तो नाभिक में रहेगा ही नहीं, ये तो कक्षा में चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग आप सभी याद रखेंगे द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाएगा, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या, आप कहेंगे बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? केवल मातृवंशी, केवल पैतृक डीएनए, केवल मातृक डीएनए, पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों। क्या कहेंगे कि गुरुजी कोई भी जो ट्रेट्स होगा वो माता पिता दोनों से समान रूप से प्रभावित होगा, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो सवाल यह आएगा कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन कौन करती है गुरुजी? तो आप सभी को यह याद रखना होगा कि जब भी हम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया की बात करेंगे, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया की बात करेंगे, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया की चर्चा करेंगे, तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फिर कैल्शियम हो गया, ये सब ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। अब मेरे मित्र कुछ तत्व ऐसे हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब ऐसे तत्व कौन से हैं? तो आप सभी ध्यान में रखना कि सर मैग्नीशियम है, फेरस है और कुछ ऐसे तत्व हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं, जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, अभिक्रिया नहीं करता है। आप कहेंगे गुरुजी वो कौन कौन सा है? तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि चांदी है आपका जिसके लिए सिंबल एजी लिखते हो, सोना है, ये क्या होता है सर? सर ये जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। साथ में मेरे मित्र कॉपर है, फिर आपका Hg यानी कि मरकरी है, ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी, पोटेशियम भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी। हमको पूछा जा रहा है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सर सोडियम फिर से अभिक्रिया करेगी और कैल्शियम भी करेगी, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। सर सोडियम कैल्शियम और पोटेशियम, आप कहेंगे गुरुजी ये तीनों तो करेगी ही करेगी, जबकि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र से संबंधित है? स्टेटमेंट दिया गया है कि इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो हमारा पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र है, आप सभी कहेंगे इसमें जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों हैं, तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, आप कहेंगे ये भी बिल्कुल सही है। और अपघटक जटिल कार्बन को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करता है, आप कहेंगे ये भी सही है। मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए मेरे मित्र राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहां पे आपको मिलान करना है। कहा जा रहा है कि स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग क्या होगा? और मेरे मित्र फिर है स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग क्या होता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो फ्लावर का हिस्सा है, ये फ्लावर का क्या है? फीमेल वाला हिस्सा है। और ये जो सूजा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय, ओव्यूल कहते हैं। और ये जो आप लंबा हिस्सा देख रहे हो इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। और मेरे मित्र जो ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। तो स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग आप सभी कहेंगे गुरुजी ओव्यूल यानी कि अंडाशय कहलाएगी। तो एक के साथ कौन मैच करेगा चला? आप कहेंगे सी मैच करेगा। स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग आप सभी कहेंगे गुरुजी मध्य लंबा भाग वर्तिका कहलाता है, तो दो के साथ कौन मैच करेगा? डी मैच करेगा। अब स्त्री केसर का शीर्ष भाग मैंने अभी जस्ट बताया कि इसका शीर्ष भाग वर्तिकाग्र कहलाएगा, तो तीन के साथ कौन मैच करेगा? आप कहेंगे गुरुजी ए करेगा। तीन के साथ ए करेगा। अंडाशय में डैश मौजूद होते हैं, आप कहेंगे बीजांड मौजूद होते हैं, तो चार के साथ आपका बी मैच करेगा। देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में है। एक के साथ बी है, नहीं होगा। एक के साथ ए है, नहीं होगा। एक के साथ सी है, दो के साथ बी है, जबकि दो के साथ डी होना चाहिए, नहीं होगा। चौथा ऑप्शन जब तीन को नहीं है तो चौथे ऑप्शन सही होगा। एक सी, दो डी, तीन ए और चार बी।
तो ये मेरे मित्र आपका सेट 1 का टोटल 20 क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि यहां तक के सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अगर आप इस तरीके से लगातार इसके पूरे सेट को कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि जो नए सवाल का पैटर्न है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए अपने साइंस को A to Z तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, एक एक चीज को पूरी बढ़िया तरीके से सर आप कह सकते हो पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या साइंस फाउंडेशन हो, तो आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे साथ द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। ध्यान में रखिएगा, वैसे कोई भी छात्र जिनको सिर्फ और सिर्फ साइंस में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है कि सर हमारा साइंस पूरा पढ़ा हुआ है, बस हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में। हम इसमें आपको क्या कराएंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस के जितने भी चैप्टर है उसका हम लाइन बाय लाइन डिस्कशन कराएंगे। साथ में जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, वो सारा कंप्लीट कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी हमें पूरा कंप्लीट साइंस पैकेज चाहिए, हमें साइंस फाउंडेशन भी चाहिए, प्लस ये हमारा लाइन बाय लाइन डिस्कशन भी चाहिए, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा मिशन 2025 बैच में। ध्यान रखिएगा, इस बैच में आपको इस बैच की कंप्लीट एक्सेस दी जाएगी और साथ ही मेरे मित्र इसमें आपको आरआरबी का अपडेटेड पीवाईक्यू ई बुक, जो चीज आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो कंप्लीट मिलेगा और ये आपके सभी एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। ये दोनों ही बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।